Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। इस समय सबके मन में एक सवाल है कि ये रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म कब होगा। लेकिन इसने तनाव पैदा कर दिया है आम लोगों के मन में। इनफैक्ट ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में जिस तरीके की बिकवाली देखने को मिली वो अब तक नहीं देखने को मिली थी। पिछले साल हमने बहुत अच्छे रिटर्न आते देखे मार्केट में, लेकिन अब हो गई है टेंशन शुरू। और आपके मन में भी यही दुविधा होगी कि बाजार में जो गिरावट शुरू हुई है वो कहां तक जा सकती है, आपके पोर्टफोलियो का क्या होगा और इस गिरावट में खरीदारी का मौका है कि नहीं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हमारे सामने एक स्पेशल मेहमान जुड़े हैं, अमित कुमार गुप्ता जी, पोर्टफोलियो मैनेजर एडरॉयड फाइनेंशियल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू रजत, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर, जो सिचुएशन है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। यूक्रेन में अगर आर्मी कम पड़ रही है तो आम लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। ऐसे में फाइनेंशियल मार्केट्स अक्सर अनस्टेबल हो जाते हैं और वही हुआ है इस बार भी। युद्ध जैसी हुआ तो वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में झटके लगने शुरू हो गए। अब निवेशकों की, आम आदमी की वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई है पिछले कुछ दिनों में। आप इस यूक्रेन क्राइसिस का असर क्या देखते हैं ग्लोबल बाजारों पे और स्पेशली भारतीय बाजारों पे? राइट राइट। सो आई थिंक मार्केट में अनसर्टेनिटी कभी भी आती है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है शॉर्ट टर्म में। तो वही हुआ है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हुए हैं, यूक्रेन पे जो अटैक हुआ है रशिया का, उससे रिसेंटली अभी मार्केट में काफी करेक्शन आई है। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो लड़ाई हुई है ये नई नहीं है। ये ऑलमोस्ट 30 साल से चल रही है, जब से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, रशिया अलग हुआ है, यूक्रेन अलग हुआ है, तब से चल रहा है। इनफैक्ट 2014 में भी यूक्रेन की एक टेरिटरी थी क्रीमिया, जिसे रशिया ने जब्त किया था, एनेक्सेशन हुआ था। और तब से ये छोटे मोटे सैंक्शंस वगैरह चलते रहे हैं। इस बार दोबारा से एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि एक्चुअल अटैक हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली अटैक हो चुका है और यूक्रेन में काफी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी तब तक मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन ओनली, तब तक इसका इम्पैक्ट बढ़ेगा नहीं। जैसे इंडिया पाकिस्तान हमने देखा है, या ईरान यूएस देखा है, या फिलिस्तीन में हमने देखा है। ये सब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो जब तक इनमें बड़ी पावर्स जैसे यूएस यूके वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते हैं और ये रशिया के ऑयल एंड गैस सेक्टर्स को सैंक्शंस नहीं करते हैं, तब तक ये इसका इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा। मार्केट वोलेटाइल रह सकते हैं हफ्ता दो हफ्ता, लेकिन जब तक बड़े सैंक्शंस नहीं लगते रशिया पे, मुझे नहीं लगता कि इसका इम्पैक्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज्यादा रहेगा। अच्छा, इस पे मैं लौटूंगा क्योंकि बहुत गंभीर प्रश्न है कि सैंक्शंस और वो भी ऑयल एंड गैस स्पेस पे लगेंगे कैसे, क्योंकि गैस सप्लाई तो करता है रशिया ईयू में। तो इतने बड़े सैंक्शंस का सवाल कहीं ना कहीं आके एक बार रुक जाता है। डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं देश की आखिरकार रशिया पे इतने कठोर सैंक्शंस लगाएं कि ना लगाएं, ये दुविधा है। मैं लौटूंगा इस पे, लेकिन सर क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस समय स्टॉक मार्केट की और आम आदमी में जिस तरीके का इस समय पैनिक लाइक सिचुएशन है, हालांकि पिछले सत्र में एक बढ़त तो देखने को मिली थी मार्केट में, लेकिन कितनी स्टेबल है ये सवाल है। मेरा सवाल ये है कि एफआईज ने कुछ ऐसा भाप लिया था पिछले कुछ महीनों में कि उन्होंने एकदम से अपने पोर्टफोलियो साफ करने शुरू कर दिए थे इंडियन इक्विटी मार्केट पे। हमको अंदेशा तो था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़, इतनी बड़ी पैनिक हो जाएगा ये नहीं किसी ने सोचा था। अब कहाँ हम 18,600 पे बात कर रहे थे निफ्टी की, और कहाँ से लुढ़कते लुढ़कते एक बार 16,000 जाते जाते बच गया था। तो ऐसे में क्या अब वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए हैं? कई स्टॉक्स के बहुत बीटन डाउन है। क्या मैसेज होगा आपका? अभी खरीदारी करना चाहिए या फिर अभी रुकें, अभी और स्थिति गंभीर हो सकती है? सी वैल्यूएशंस तो आफ्टर दिस करेक्शन अट्रैक्टिव हो गया है। इनफैक्ट दिसंबर में भी हम 16,400 तक एक बार आ गए थे और फिर 16,400 से 18,300 का एक बाउंस, हमने अच्छा बाउंस देखा था। तो वैल्यूएशन तो डेफिनेटली इम्प्रूव हो गए हैं ऑन अ निफ्टी लेवल। अगर आप FY23 अर्निंग्स की बात करें तो वी आर ट्रेडिंग एट अराउंड 19x 20x। सो वो ज्यादा महंगा नहीं है। आई मीन एक टाइम पे 2021 में वी वर ऑलमोस्ट 32-33x। तो उससे तो काफी करेक्शन हो चुकी है। और काफी जो ओवर वैल्यूड सेक्टर्स थे, लाइक मिड कैप आईटी हो गया, स्पेशलिटी केमिकल्स हो गया, एपीआई बेस्ड फार्मा हो गया, ये भी काफी करेक्ट हो गए हैं। Not just in like large caps, but even in mid caps, small cap, the correction और ज्यादा हुई है इनमें करेक्शन। तो वैल्यूएशन वाइज तो डेफिनेटली मार्केट अट्रैक्टिव हो गया है। अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखें जो कि करीब 22% गिरा हुआ है,
तो 2018 टॉप से रिटर्न अब जीरो हो चुकी है। तो ऐसा तो है नहीं कि बिजनेसेस में डेवलपमेंट नहीं हुई है, बिजनेसेस ग्रो भी करे स्मॉल कैप इंडेक्स में, मिड कैप में भी। तो देयर इज डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी। द ओनली प्रॉब्लम राइट नाउ इज दैट थोड़ी अनसर्टेनिटी है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, ये तो एकदम से हो गया तो एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे, बट कुछ इवेंट्स ऑलरेडी हैं आने वाले टाइम में जिनको देखकर उसके हिसाब से ही बाइंग करनी चाहिए। तो एक स्टैगर्ड अप्रोच जिसको हम कहते हैं कि हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बाय करें, एक साथ लमसम में बाय ना करें, क्योंकि इवेंट्स कुछ और भी हैं। फेड की मीटिंग है 15 तारीख को, 10 तारीख को ईसीबी की मीटिंग है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग है, अपने स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी हैं 10 तारीख को, फिर एडवांस टैक्स की पेमेंट्स होती है 15 मार्च को, तो उसमें भी काफी आउटफ्लो होता है जनरली इंडिया में। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बल्क में एकदम से बाइंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ा स्पेस आउट करके बाइंग करनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो प्रॉब्लली चार हफ्ते में 2.5 लाख करके इन्वेस्ट करे। तो स्टैगर्ड एंड स्लो बाइंग आई वुड रिकमेंड, बट बाइंग डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव हो चुकी है इन वैल्यूएशंस पे। अच्छा, तो जिनकी एसआईपी चल रही है, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपका आउटलुक अभी पॉजिटिव है कि अगर गिरावट भी आती है तो इतनी घबराने की बात नहीं है। चाहे विदेशी निवेशक अभी खरीदारी नहीं कर रहे, लेकिन एक पॉइंट पे आके जब वैल्यूएशन एशियन पीएस के मुकाबले या फिर ग्लोबल पीएस के मुकाबले अट्रैक्टिव हो जाएंगे तो उनकी भी खरीदारी शुरू हो जाएगी। तो नर्वस होने की बात नहीं है, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करते चले, यही बोल। हाँ, मुझे लगता है कि एफआईज ने जो निकाला है वो पैनिक में हमेशा निकाल लेते हैं पैसा, लेकिन जैसी सिचुएशन स्टेबल होगी, सारी अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, ये पैसा वापस आ जाएगा। एक फायदा इंडिया को ये भी हो सकता है कि रशिया भी इमर्जिंग मार्केट्स की बास्केट में आता है और इंडिया भी आता है, तो रशिया में तो इमीडिएटली इतना पैसा जाएगा नहीं बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशन विच इज हैपनिंग एंड सैंक्शंस विच आर गोइंग। तो रशियन इकोनॉमी में तो स्लो डाउन हो जाएगा डेफिनेटली, तो वो वाला पैसा इंडिया में आ सकता है। एक्चुअली लास्ट ईयर हमने ये देखा था, चाइना में टेक इंडस्ट्रीज पे अटैक हुआ था और वहां पे रेगुलेटरी चेंजेस बहुत सारे हुए थे, तो जून से सितंबर के बीच में वो सारा पैसा इंडिया में आ गया था। तो ऐसी सिचुएशन वापस से भी हो सकती है कि रशिया में जो पैसा एक्चुअली एलोकेट होता है एफआईज का, वो इंडिया में वापस आ जाए। तो जो सिप कर रहे हैं मेरे ख्याल से उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, उनको ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, और जो लमसम करते हैं उनको थोड़ा स्टैंडर्ड पे कर देना चाहिए। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि रशिया का वेटेज हो सकता है कम हो जाए और इंडिया को उससे बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। तो सर, क्योंकि आप एक बड़ा पीएमएस संभालते हैं, एडवर्ड फाइनेंशियल में आप पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, आपने क्या बदलाव किए हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि अब बिल्कुल माहौल बदल गया है, बाजार के डायनामिक्स बदल गए हैं, तो आपने अपने पीएमएस में किस तरीके के बदलाव किए हैं हाल फिलहाल में? राइट, सो आई थिंक बदलाव बहुत मेजर नहीं है, कोर स्ट्रक्चर तो वही रखा है, बट क्योंकि वी वर एंटिसिपेटिंग द करेक्शन नॉट बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन बट बाकी रीजंस की वजह से जो कि मैंने पहले जिक्र किया, तो इसमें हमने कुछ कैश जनरेट किया है जिसे हम वापस से डिप्लॉय करेंगे कुछ नेक्स्ट 2-3 हफ्ते में। तो जो एक अनलॉक वाली थीम है, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गई या ईटिंग आउट हो गए, रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, इन में मुझे लगता है कि वापस से अच्छा एक माहौल बनेगा, क्योंकि ये 2 साल से इन स्टॉक्स में कुछ हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड कंडीशंस। तो कोविड की वजह से लॉकडाउन पे आधे टाइम तो फुल कैपेसिटी पे काम ही नहीं कर रहे थे। तो इन स्टॉक्स में मुझे लगता है कि वापस से पोजीशंस बनानी चाहिए, और हमने भी बनाई हैं पोजीशंस, और इनमें हमने बाइंग करी है। तो हॉस्पिटैलिटी और ईटिंग आउट वाले जो सेक्टर्स हैं उनमें फोकस है, और उनमें हमारी रिसेंट बाइंग उन सेक्टर्स में। अच्छा, लेकिन जब बाजार गिरा ना इस बार, तो ताबड़तोड़ सेलिंग हुई मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में। आपकी पकड़ ही बहुत मजबूत है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, ये मेरे को पता है, लेकिन इस समय अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिल रही है। अब सवाल ये है कि चाहे अर्निंग विजिबिलिटी के चलते या फिर कुछ बड़े ट्रिगर्स के चलते कोई थीम पकड़नी हो मार्केट में, तो आपने हॉस्पिटैलिटी, ईटिंग आउट तो बता दिया, लेकिन पलटेगा पहले क्या, ये बताएं। मतलब सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ पर खरीदारी आएगी, बैंकिंग, आईटी, कौन से सेक्टर्स में पहले निवेश बढ़ेगा आपको लगता है? सो आई थिंक बैंकिंग हैज सॉर्ट ऑफ अंडर परफॉर्म किया है पिछले 2 साल में। इवन लास्ट ईयर अगर आप कैलेंडर ईयर 21 देखें तो उसमें 30% निफ्टी बढ़ी हुई थी, बट 20% निफ्टी बढ़ी हुई थी और 11% बैंक निफ्टी बढ़ी हुई थी। तो वो बैंकिंग में अभी ज्यादा स्कोप है। मुझे लगता है कि एनपीए साइकिल अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, और अब लेंडिंग साइकिल वापस से स्टार्ट होगी।
और जो मेजर कॉर्पोरेट लेंडिंग वाले बैंक्स हैं जैसे एक्सिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई, इनमें पोजीशंस रखनी चाहिए। और हमारी खुद की पोजीशंस है एज अ डिस्क्लेमर इन स्टॉक्स में। और ये जो एक कॉर्पोरेट लेंडिंग साइकिल दोबारा से स्टार्ट होगी, जो स्टील और मेटल्स और कमोडिटीज के प्लेयर्स हैं वो वापस से कैपेसिटी बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, तो इन सेक्टर्स को, इस सेक्टर को और इन स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। तो बैंकिंग में डेफिनेटली मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए और वहां पर बाइंग करनी चाहिए। आईटी में आई एम नॉट स्टिल श्योर कि वैल्यूएशंस डेफिनेटली थोड़ी इंप्रूव हुई हैं। पिछले साल तो काफी ज्यादा हो गई थी, ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट लाइक 5x 10x हो गए थे। तो इनमें वैल्यूएशन डेफिनेटली इंप्रूव हुई है, बट इनमें मुझे लगता है कि जल्दी नहीं करनी चाहिए अभी, और थोड़ा 3 महीने देखकर वेज इन्फ्लेशन कैसा है, जो सैलरीज मिल रही हैं उनमें कितना इन्फ्लेशन आ रहा है, वो सब चीजें देखकर प्रॉब्ली 3 महीने बाद फ्रेश बाइंग अगर किसी को करनी हो तो वो कर सकता है। अच्छा, अब वही सवाल जो मैंने छोड़ा था पहले, क्रूड ऑयल को लेकर, सैंक्शंस को लेकर, गैस, नेचुरल गैस के प्राइस को लेकर, उसी पे लौटते हैं सर। और ये ना अलग अलग तरीके की एनालिसिस शुरू हो गई है कि कमोडिटी लेड रैली हो सकता है कि बनती हुई नजर आए, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ेंगे एल्यूमिनियम के या फिर कच्चे तेल के, तो ऑब्वियसली कमोडिटी को फायदा होगा। तो उसका फायदा आप क्या देखते हैं कि वाकई ये ऑयल एंड गैस स्पेस में, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन स्पेस में, इस समय कहीं नजर रखनी चाहिए? मेटल्स पे नजर, जो आपने बोल दिया मेटल सेक्टर तो क्या है, लेकिन अभी ये क्रूड ऑयल में जो उबाल है, इसको कैसे देखते हैं? एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? सर, जो एल्यूमिनियम या मेटल्स में उछाल है वो मतलब शॉर्ट टर्म मूव हो सकता है कि ये यूक्रेन में वो है तो सबको लग रहा है कि सप्लाई चेन्स इफेक्टेड हो जाएंगी, तो जो रॉ मटेरियल मिलता है वो नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए वो प्राइसेस जड़ रहे हैं। लेकिन अगर कुछ ज्यादा बड़ा क्राइसिस नहीं हुआ और मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व, मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं हुई वॉर में, तो मुझे लगता है कि ये स्लो डाउन हो जाए। तो ये इट्स मोर ऑफ अ ट्रेड rather than an investment opportunity for longer period of time. As far as crude is concerned, that crude अगर बढ़िया रहेगा तो इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर हम वी आर अ क्रूड इम्पोर्टर, हम सारा क्रूड निर्यात करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ये $90 से $100 या इवन और तेज हो जाता है अगर क्रूड, तो हमारे सारे बिजनेसेस इम्पैक्ट होंगे। तो कुछ बिजनेसेस तो ऐसे हैं जो इनमें प्राइसिंग पावर है, जैसे एशियन पेंट्स हो गया या बड़ी कंपनी कंज्यूमर वाले होंगी, तो ये तो पास ऑन कर सकती हैं प्राइसेस। बट छोटी कंपनीज जो होंगी वो प्राइसेस पास ऑन नहीं कर पाएंगी, तो उनके मार्जिन हिट हो जाएंगे और वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्रूड के ज्यादा बढ़ा होना इट्स अ प्रॉब्लम। सेकेंड इशू जो है वो ये है कि अभी पिछले 4 महीने से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है उन्होंने रेट्स नहीं बढ़ाए हैं, पेट्रोल पंप पे जो प्राइसेस हैं वो नहीं बढ़ाए हैं। तो वो एक्सपेक्टेड है कि आफ्टर 10th of March उसमें भी शायद तेजी आएगी। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तेजी पास ऑन कर सकते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, बिकॉज अगर पूरी करेंगे तो ये प्राइस 120 125 हो जाएगा, तो वो कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो वो एक थोड़ा पॉलिटिकली अनपॉपुलर डिसीजन भी हो जाता है। तो क्या सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करे और इस प्राइसेस को, कंज्यूमर वाले प्राइसेस को ज्यादा ना बढ़ना पड़े, वो भी देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि क्रूड एक थोड़ा प्रॉब्लमैटिक एरिया है इंडिया में। लेकिन अगर ये 2-3 महीने की तेजी रही तो ठीक है, उससे ज्यादा हुआ ही तो प्रॉब्लम आएगी। मेरा खुद मानना है कि ये रशिया की सिचुएशन रिजॉल्व हो गई और जो ईरान और यूएस के बीच में अभी एग्रीमेंट होगा उससे सप्लाई काफी आ जाएगी, तो ये 3 महीने में ये क्रूड वापस से $70-80 वापस से हो जाएगा। बट 3 महीने की डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, तो जो मैंने पूछा था कि जो सैंक्शंस लगा रहा है, लगाने की कोशिश ही है, अभी इतने तो मैंने कोई स्ट्रिक्ट आते देखे नहीं। ये जो सैंक्शंस थे तो एंटिसिपेटेड थे कि ऐसे सैंक्शंस होंगे, 1-2 बैंक पे लग जाएंगे और उसके बाद कुछ इंडिविजुअल्स पे लग जाएंगे। पर जो रियल सैंक्शंस अगर बात की जाए तो वो गैस सेक्टर को लेकर हिम्मत है कि ईयू या फिर अमेरिका कुछ ऐसा डिसीजन ले, या फिर नेटो कंट्रीज कुछ ऐसा डिसीजन ले? तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक जो सैंक्शंस लगे हैं वो बहुत ही माइनर सैंक्शंस हैं और वो बेसिकली दिखाने के लिए कि हम सैंक्शंस लगा रहे हैं। बट ऑयल एंड गैस सेक्टर पे अभी तक कोई सैंक्शन नहीं लगा है। और प्रॉब्लम ये है कि रशिया से 80% जो एक तरह से एक्सपोर्ट होता है वो यूरोपियन कंट्रीज में ही होता है, नॉर्डिया स्ट्रीम के थ्रू होता है गैस जो जाती है। तो उनमें सैंक्शन लगाने का मतलब है यूरोपियन कंट्रीज अपनी ही ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रही हैं। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वो सैंक्शंस इतने आसान है लगाने, और क्योंकि उसमें ग्रोथ खुद कंट्रीज की इम्पैक्ट होने लगेगी।
तो उसमें वैसे ही कोविड से अभी 2 साल में निकले हैं और कोविड कंडीशंस भी इम्प्रूव हो रही हैं, तो उसमें ये नए सैंक्शंस लगा के ऑयल और गैस के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ाना कंज्यूमर के लिए वो फेवरेबल नहीं है, फेवरेबल डिसीजन नहीं है। अभी तक तो वो नहीं है सैंक्शन, और मुझे नहीं लगता कि ये सैंक्शन आएंगे। एक दूसरी थ्योरी ये भी चल रही है कि स्विफ्ट जो पेमेंट्स होती हैं, बैंक टू बैंक पेमेंट होती है, उसको भी इम्पैक्ट, हाँ उसके उसके करेंगे, लेकिन उसमें भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि रशिया इज नंबर 2 इन स्विफ्ट पेमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब विश्व में दूसरे नंबर पे आती है स्विफ्ट पेमेंट्स, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ क्रूड और गैस की पेमेंट्स जो होती हैं स्विफ्ट में, वो रशिया के बैंक्स के थ्रू होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बड़े सैंक्शन हैं। अगर जेन्युइनली किसी को लगाने हैं सैंक्शन, तो ये बड़े सैंक्शन है कि ऑयल और गैस कंपनीज को हिट करे या स्विफ्ट को हिट करे। बट अगर ये हिट होता है तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, सिर्फ रशिया पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये लगाने से पहले हर पॉलिटिकल लीडर 5 बार 10 बार सोचेगा कि यार लगाने हैं या नहीं लगाने। तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, बट वी हैव टू कीप एन आई ऑन दैट पॉसिबिलिटी कि अगर 1% चांस हुआ तो वो लगा दिए तो फिर मार्केट कैन रिएक्ट वायलेंटली। इनफैक्ट ये जो आपने स्विफ्ट पेमेंट्स की बात की, वो भी कुछ पढ़ भी रहा था मीडिया रिपोर्ट्स में, ये भी था कि इंडियन एक्सपोर्ट्स भी बहुत प्रभावित हो रहे हैं, और उन्होंने भी सरकार से गुहार लगाई है कि बहुत पेमेंट अटकी हुई है इसमें, जिनका रशियन एक्सपोजर और यूरोपियन एक्सपोजर है, तो कुछ हेल्प करे सरकार। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है सर, अगर बड़े स्टॉक्स टूटेंगे तो छोटे स्टॉक्स भी टूटेंगे। एक तो ये बताइए कि 2022 के लिए आउटलुक क्या है मार्केट का? इतना आसान पैसा कमाना है नहीं, ये तो हमको पता लग गया। पिछले कुछ दिनों से 6 महीने ऐसे गुजरे हैं बाजार के जो देखे नहीं थे। अच्छी वाली तेजी बनी हुई थी 2020 से, और एकदम से जाके ऊपर लग रहे हैं झटके। तो अब इस स्तर पर आप अगर बताएं कि 2022 के लिए आउटलुक क्या होगा, और अगर सेक्टर स्पेसिफिक आपको पोर्टफोलियो बाइफरकेट करना हो तो कहां पर आप स्टैगर्ड वे में खरीदारी करना शुरू कर देंगे? सो आई थिंक पोर्टफोलियो, जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो 2 तरीके के पोर्टफोलियो इस टाइम पे मार्केट में हैं। एक पोर्टफोलियो तो वो हैं जो कि अक्टूबर 2021 से डिक्लाइन हो रहे हैं धीरे धीरे, और अभी एकदम से और उनमें गिरावट आई। तो ये वाले पोर्टफोलियोज वो थे जो कि बहुत ही ज्यादा मिड कैप या स्मॉल कैप हेवी थे, या जिनमें इस तरह के स्टॉक्स थे जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव थे वैल्यूएशन में। सो काफी सेक्टर्स ऐसे थे, लाइक ये न्यू एज बिजनेसेस थे, लोगों ने काफी ज्यादा बाय कर रखे थे। स्पेशलिटी केमिकल्स थे, फार्मा में काफी कंपनीज थी, आईटी इनफैक्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया था। तो इन सेक्टर्स में लोगों ने बाहर बहुत मेजर पोजीशंस बना रखी थी, तो वो वाले पोर्टफोलियोज तो अक्टूबर से डिक्लाइन कर रहे हैं। तो वहां पे तो आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, और इन सेक्टर्स से अपना एक्सपोजर डेफिनेटली कम करना पड़ेगा या जीरो करना पड़ेगा। दूसरे पोर्टफोलियोज वो हैं जो कि अभी पिछले 1 महीने में ही डिक्लाइन हुए। अगर आप रिकॉल करें तो एक्चुअली अराउंड 15-20 जनवरी के अराउंड स्मॉल कैप इंडेक्स तो एक्चुअली नया हाई बनाया था। तो जो भी गिरावट आई है वो पिछले 1 महीने में ही आई है स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो जिनका पोर्टफोलियो पिछले हफ्ते 2 हफ्ते या 10 दिन में ही गिरा है, और मुझे लगता है कि उनको ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। उनको ये देखना चाहिए कि उनके पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव स्टॉक है अभी भी, या जिसकी ग्रोथ स्टोरी आने वाले 6 महीने में 12 महीने में खराब हो गई। अगर वैसा कोई स्टॉक है तो वो फिर you have to check it out, you have to sell that stock. So अभी हम जो अपना पोर्टफोलियो पोजीशनिंग कर रहे हैं, we are bullish on the corporate banks, जैसे मैंने पहले कहा, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हम कुछ NBFCs भी रिसेंटली में स्टडी करके उनको बाय कर रहे हैं, और लीजर कंपनीज जो होती हैं, जैसे आपकी दिव्यानी इंटरनेशनल हो गया जो कि पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी चलाते हैं, इस टाइप के हम स्टॉक्स जो है वो प्रेफर कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। उसके अलावा रियल एस्टेट और रियल एस्टेट एंसेलरीज पे हम काफी बुलिश हैं, और वहां पर हमने एक मेजर चंक ऑफ आवर पोर्टफोलियो वहां पर हमने एलोकेट किया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंटरेस्ट रेट्स धीरे धीरे बढ़ेंगे, और अगले 3-4 साल में रियल एस्टेट में काफी अच्छा बूम रहेगा। तो रियल एस्टेट प्लेयर्स हों, चाहे टॉप रियल एस्टेट प्लेयर्स हों, या एंसेलरीज हों, टाइल्स, सिरेमिक्स, पेंट्स एक्सेट्रा, तो वहां पर पोजीशनिंग है। तो हमारा मेजर पोर्टफोलियो इनमें है। बाकी आईटी में और फार्मा में हम अंडरवेट हैं, और वहां पर हमारा एक्सपोजर इस टाइम पे अराउंड 10-12% ही है सिर्फ। उसके अलावा ये न्यू एज बिजनेसेस में हमारा जीरो एलोकेशन है, हमने इनमें कोई पोजीशन ना बनाई है, और अभी तो मुझे नहीं लगता कि अगले 6 महीने में हमारा कोई इरादा भी है इनमें पोजीशन।
वैल्यूएशन बनाने तो का। क्या दिक्कत है सर, ऊपर से तो 60% टूट चुके हैं न्यू एज कंपनीज, बिल्कुल भी एलोकेशन नहीं करेंगे या फिर कुछ उम्मीद रखे निवेशक। देखिए मैं ठीक है, आप फंड मैनेजर हैं, आप तो संभाल लेंगे, लेकिन ना बहुत लोग फंस गए हैं आईपीओ में ना, ऐसा जी। रश देखने को मिला था और इतना फैंसी आईपीओ, मतलब हम्म। मैं नाम नहीं लूंगा अब उन कंपनियों का, लेकिन जितने भी फैंसी नेम्स थे वो एकदम से धराशायी हो गए। तो एक तो मैसेज दीजिए कि कैसे स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहिए आईपीओ के टाइम पे, क्योंकि अब एलआईसी का आईपीओ भी आने वाला है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा आईपीओ है और बहुत ज्यादा क्रेज मचा हुआ है मार्केट में। आप कैसे अप्रोच करेंगे आप ये न्यू एज बिजनेसेस को, एलआईसी के आईपीओ को भी? So usually as a strategy we don't invest in IPOs and even हम जब तक 6 महीने 12 महीने उस कंपनी को ऑब्जर्व नहीं कर ले, उसके रिजल्ट पब्लिक डोमेन में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन्हें एब्जॉर्ब ना कर ले, हम यूजुअली करते नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि काफी लोग फंसे हुए हैं, स्पेशली आईपीओ के टाइम पे जिन्होंने अप्लाई किया था वो फंसे हुए हैं। बट प्रॉब्लम इनमें है कि इनमें वैल्यूएशन जो थी वो ऐसी मतलब इतनी ज्यादा थी वैल्यूएशन की, हमें तो समझ में नहीं आया कि इनमें इन्वेस्ट किया जाए तो कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें रिस्क मैनेज करना है पोर्टफोलियो में। तो अगर हम ऐसे स्टॉक्स ले लें तो रिस्क मैनेज कैसे होगा। सेकेंडली क्या है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी उसका पता नहीं, कि वो 5 साल में आएगी या 10 साल में आएगी। तो जो स्टॉक प्रॉफिटेबल नहीं है उसको बाय करने में हमेशा झिझक होती है। तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी बनेगी, बट शायद इमीडिएटली नहीं बनेगी, इनमें शायद और करेक्शन होगी। ये कुछ अपने रिजल्ट्स पब्लिक डोमेन में लाएं और कुछ कॉन कॉल्स करें, तब पता चलेगा। नहीं, जैसे रिजल्ट्स तो आ रहे हैं पब्लिक डोमेन में, पर बहुत सारी कंपनियां घाटे में है, ये प्रॉब्लम है, और वो घाटा कोई कहीं से घाटे रिड्यूस में होता है तो नजर नहीं आ रहा। प्रॉफिटेबिलिटी ओपन में भी आनी चाहिए ना। दूसरा क्या है कि ये लोग अभी भी उतने ट्रांसपेरेंट नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट दे आर नॉट डूइंग कॉन कॉल्स। फॉर एग्जाम्पल जो एक कंपनी लास्ट हुई थी वो कॉन कॉल्स नहीं कर रहे, तो वो उससे क्या है कि मैनेजमेंट का मेंटालिटी क्या है या उनका माइंडसेट क्या है बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, वो इतना पता नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, तो हम इससे दूर रहना चाहते हैं। मार्केट में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं पैसा बनाने की और इन्वेस्ट करने की। अगर 6 महीने बाद या 1 साल बाद हमें लगा कि इनमें चेंजेस आ गए हैं और ट्रांसपेरेंसी लेवल्स बढ़ गए, तो डेफिनेटली वी कैन कंसिडर सम ऑफ देम। अच्छा, तो ये एलआईसी ये तो ओल्ड एज बिजनेस है, सबसे बड़ी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की, और इनफैक्ट ग्लोबल 10 कंपनियों में शामिल है अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो। बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है इंडिया के इतिहास में, सबसे बड़ा इनफैक्ट। तो अब इसमें क्या मैसेज होगा आम आदमी के लिए? सो डेफिनेटली एलआईसी बहुत पुरानी कंपनी है, एक ट्रस्टेड ब्रांड नेम है एलआईसी का, और आईपीओ भी बहुत बड़ा है। डेफिनेटली 60-70 हजार करोड़ का कम से कम आईपीओ बनेगा। तो फ्रॉम अ सेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू कि इंश्योरेंस सेक्टर में मुझे लगता है कि काफी ग्रोथ आएगी अगले 10 साल में, और ये 10 साल की स्टोरी है। मतलब उससे कम इन्वेस्टमेंट तो मेरे हिसाब से किसी को सोचना भी नहीं चाहिए इंश्योरेंस में, क्योंकि ये अब आप जैसे यूएस देखेंगे, यूएस में जब 1970s में इंश्योरेंस सेक्टर पिकअप हुआ था तो 2% 3% की ग्रोथ थी। इंडिया में कम से कम 5-6% की ग्रोथ होगी, तो डबल ग्रोथ होगी। तो ये सेक्टर तो डेफिनेटली बहुत बढ़ेगा। अब उसमें एलआईसी कितना compete कर पाता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट प्लेयर्स, क्योंकि अभी एलआईसी का अराउंड 65% का मार्केट शेयर है, विच इज ह्यूज। तो मोनोपोली टाइप बिजनेस है, बाकियों का छोटा छोटा है, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस है एलआईसी से। तो आने वाले टाइम में एलआईसी कैसे कॉम्पीट करेगा उसमें, वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि कंपैरिजन में वो कितना होल्ड अप कर पाता है। बट डेफिनेटली आईपीओ में तो अप्लाई करना, आई थिंक इट्स वर्थ ट्राइंग फॉर पीपल हु आर इनटू अप्लाइंग आईपीओ। हम थोड़ा रुक कर वेट करके देखेंगे। हम एक्चुअली इंश्योरेंस सेक्टर में पॉजिटिव है, बट हमारे पास ऑलरेडी प्राइवेट प्लेयर्स हैं जहाँ पर हमें लगता है कि ज्यादा दे आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस और ज्यादा उनमें ग्रोथ हो सकती है। तो वी आर करंटली इन्वेस्टेड इन दो स्टॉक्स। अच्छा, एक कमेंट ना आपका इंटरेस्ट रेट्स और महंगाई पे भी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में पहली करेक्शन शुरू हुई थी ना, जो हमने थर थर कांपना शुरू किया था, वो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर था। यूएस से कोई भी अनाउंसमेंट आ जाती थी तो मार्केट में झटके लग जाते थे। जी अब जी। उसको रख के साइड पे, क्योंकि युद्ध की सिचुएशन होगी तो सारा फोकस यहाँ पर चला गया। आपने बोला कि अब फेड का स्टैंस जो आने वाला है मीटिंग, उस पर कहीं ना कहीं नजर रहेगी। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो जो हम बात कर रहे थे बहुत एग्रेसिव हो जाएगा फेड और एकदम से रेट हाइक्स करना शुरू कर देगा, कुछ डाइल्यूट होता नजर आता है आपको? क्या रेट हाइक्स उतनी एग्रेसिव नहीं होंगी अब? एक्चुअली अगर आप पिछले एक हफ्ते की कमेंट्री देखें, जो फेड के मेंबर्स कमेंट्स करते रहते हैं पब्लिक कमेंट्स, उसमें देखें तो अब पहले ये था कि 50 बेसिस पॉइंट तक भी रेट हाइक हो सकता है मार्च की मीटिंग में,
बट अब वो डेफिनेटली कम हो गया। अब लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट की हाइक होगा और उतने एग्रेसिव नहीं होंगे जितने पहले एक्सपेक्टेड थे। तो अगर ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है मार्च की मीटिंग तक, तो मुझे लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर द मार्केट, और उतने एग्रेसिव नहीं रहेंगे। हालांकि उसकी डाउन साइड ये है कि अगर वॉर वाली सिचुएशन रही तो फिर इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा। तो इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा तो उसको हैंडल करने के लिए आरबीआई को भी फिर रेट हाइक का सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आने वाली मीटिंग। तो अभी वो थोड़ी फ्लक्स वाली सिचुएशन है कि अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रहती है तो ग्रोथ इम्पैक्ट होता है। अगर ग्रोथ इम्पैक्ट होता है तो फिर हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा नहीं सकते, और अगर इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन डाउन नहीं होगा। तो आई थिंक वो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने कमेंट में यही कहा कि जल्दी नहीं है बाइंग करने की, स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी चाहिए। ये सारी अनसर्टेनिटी 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाए, उसके बाद फिर फुल्ली इन्वेस्टेड हम रह सकते हैं पोर्टफोलियो में। सर, बाजार ना कुछ पहले ही डिस्काउंट करने की कोशिश करता है और बहुत समय पहले से डिस्काउंट करना शुरू कर देता है। आखिरी सवाल आपसे ये कि कुछ पॉजिटिव फैक्टर आप देख रहे हैं मार्केट में, कुछ ऐसी चीज जो अभी आम आदमी को समझ में नहीं आ रही, लेकिन हाँ इंस्टीट्यूशन जरूर देखेंगे आने वाले समय में। अगर वैसा हो गया तो एक फिर से टर्न अराउंड होता हुआ नजर आएगा और उस लिहाज से फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट बहुत फायदेमंद हो जाएगी इस स्टेज पे। सो आई थिंक कोई भी इन्वेस्ट करता है तो वो ये देखता है कि वैल्यूएशंस क्या है मार्केट में, हम जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें वैल्यूएशंस क्या है। तो अभी क्या हुआ है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वैल्यूएशन करेक्शन 2 तरीके से होती है, एक टाइम करेक्शन होती है और एक प्राइस करेक्शन होती है। तो टाइम करेक्शन जो होती है वो काफी पेनफुल हो जाती है, क्योंकि वो टाइम करेक्शन कई बार एक साल चल जाती है। फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस वॉर टाइप कंडीशन, वो प्राइस करेक्शन और वैल्यूएशन करेक्शन दोनों हो गया, और टाइम करेक्शन भी बहुत जल्दी हो गया। मतलब अगर आप देखें अक्टूबर से लेकर फरवरी में 4 महीने में ही ऑलमोस्ट वैल्यूएशन करेक्शन भी हो गया है, और मतलब वैल्यूएशन का मतलब प्राइस करेक्शन भी हो गया और टाइम करेक्शन भी हो गया। तो मुझे लगता है कि वो वापस से मार्केट एक सेम पोजीशन पे आ गया, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सेकेंड जो पॉजिटिव है वो ये है कि हमारा जो अभी डोमेस्टिक मनी है वो काफी बड़ी हो गई है, 10,000 करोड़ की सिर्फ बुक हो गई है हमारी। तो ये मनी अब थोड़ी मेच्योर होने लगी है। इन्होंने मार्केट 4-5 साल देख लिया है, सिर्फ करते करते थोड़ा टाइम हो चुका है, तो इसमें चर्न थोड़ा हो सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये मनी कॉन्स्टेंटली आती रहेगी। और अगर आप देखें तो एफआईज जितना उन्होंने मार्च 2020 में बेचा था कोविड के टाइम पे, उतना वो उससे ज्यादा बेच चुके हैं। बट उसके बावजूद भी मार्केट बहुत ज्यादा नहीं करेक्शन हुआ, वही 15% की करेक्शन हुई है। मतलब 16,400 दिसंबर में था, दिसंबर एंड में 16,400 था, आज 16,700-800 है। तो करेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हुई है डिस्पाइट एफआई फ्लोज। तो वो हमारे डीआईज और लोकल इंस्टीट्यूट जो हैं उन्होंने काफी अच्छा संभाला हुआ है, और मुझे लगता है कि ये पैसा बहुत जल्दी मार्केट से नहीं निकलेगा, ये लॉन्ग हॉल के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर रहेगा। अच्छा, आंकड़े भी ये बताते हैं कि जब युद्ध खत्म हो जाता है तो थोड़े समय बाद ही एकदम से मार्केट्स पलटते हैं और बहुत तगड़े रिटर्न्स देते हैं। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि दर्शकों को इस समय मार्केट्स में जिस तरीके का पैनिक है उसमें बताया जाए कि कौन से सेक्टर्स, कौन सी थीम्स पर नजर रखें और सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करें ताकि लंबी अवधि में उनके पोर्टफोलियो में ग्रोथ हो। बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। तो फिलहाल बिस्तक की इस खास पेशकश से इतना ही। आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।